और इस देश के साथ इससे बड़ी बेईमानी कुछ और नहीं हो सकती। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2016 में इस खनन माफिया ने भारत में 1326 करोड़ रुपए की खनिज संपदा की चोरी की, लेकिन देश में इस पर चर्चा तक नहीं हुई, बहस तक नहीं हुआ, जिक्र तक किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ये चोरी आपके घर में हुई होती तो क्या आप चुप बैठते? आप बिल्कुल भी चुप नहीं बैठते। लेकिन क्योंकि ये चोरी देश के संसाधनों और खनिज संपदा की हो रही है, इसलिए ऐसे मामले में हर कोई यही सोचता है कि इससे उनका क्या लेना देना। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि जब ये माफिया अवैध तरीके से आपके राज्य और शहर की नदियों और पहाड़ों को खोदकर खनिज पदार्थ और रेत की चोरी करते हैं तो कैसे इससे सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होता है। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में आतंकवादियों से लड़ने के लिए सेना है, नक्सलियों और उग्रवादियों से लड़ने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल हैं, लेकिन अवैध खनन माफिया से लड़ने के लिए हमारे पास वो ताकत नहीं है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसे आप आज की इस घटना से भी समझ सकते हैं। आज नूह में जिस डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इस खनन माफिया को रोकने के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो गया। वो अपने ड्यूटी पर था और इस फर्ज की अदायगी में उसने अपनी जान दे दी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले थे और 12 जुलाई 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर वो भर्ती हुए थे। और 3 महीने बाद, यानी आज जब उनकी हत्या हुई, इसके 3 महीने बाद 31 अक्टूबर को वो रिटायर होने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई और हमें लगता है कि ये पूरा मामला सरकार, राज्य की पुलिस व्यवस्था और इस देश के कानूनों को सीधे सीधे चुनौती है। अवैध खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या करके कहीं ना कहीं ये बताया है कि वो तो ऐसे ही देश की खनिज संपदा को लूटते रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें डीएसपी सुरेंद्र सिंह जैसे पुलिसकर्मियों की भी हत्या क्यों ना करनी पड़े। इसलिए ये सोचने वाला मामला है और इसलिए हमने सोचा कि इस खबर के साथ आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। दिल्ली के पास नूह में जिस जगह यह घटना हुई है वो जगह अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में भी गिना जाता है। अरावली की पहाड़ियां उत्तर भारत के मानसून को भी प्रभावित करती हैं और इन पहाड़ियों पर दुर्लभ पेड़, पशु और पक्षी भी मौजूद हैं। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में किसी भी तरह के खनन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान और हरियाणा में आज भी अरावली की पहाड़ियों को खोदा जा रहा है, क्योंकि इन पहाड़ियों से संगमरमर, लाल पत्थर और रेत मिलती है और इसलिए ये माफिया लगातार ये खनन कर रहे हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने बताया था कि वर्ष 1968 से वर्ष 2018 के बीच, यानी कि इन 50 वर्षों में अरावली की पहाड़ियों का 25% हिस्सा अवैध खनन की वजह से गायब हो चुका है, खत्म किया जा चुका है। सोचिए, माफिया 25% अरावली की पहाड़ियों को बेचकर खा गए, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कभी भी यह मुद्दा नहीं बना और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि इस पे ध्यान जाना चाहिए, लोगों को इस खबर से जुड़ना चाहिए और इसके लिए पूरा सिस्टम भी जिम्मेदार है। इसके लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, इसके लिए हरियाणा की पुलिस जिम्मेदार है, इसके लिए वन विभाग जिम्मेदार है, इसके लिए दूसरे संबंधित विभाग और बड़े बड़े अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। हमारे देश में किसी तरह के सुधारों के लिए कड़े कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से कभी लागू नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर पिछले साल 2021 में भारत सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए ऐसे मामलों में सजा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद नदियों और पहाड़ों को खोदकर खोखला करने का यह सिलसिला नहीं रुका, यह जारी रहा। और बड़ी बात यह है कि अवैध खनन संगठित तरीके से की जाती है। इसके पीछे पूरा गैंग या कह लीजिए कि पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, पूरा माफिया काम करता है। ये लोग अवैध खनन के लिए सरकारी अधिकारियों और विभागों में रिश्वत देते हैं, पुलिस पर भी इनसे मिलीभगत के आरोप लगते हैं और ज्यादातर मामलों में एफआईआर तक भी दर्ज नहीं होती है। और इस तरह ये लोग इस देश से हर साल उसकी करोड़ों रुपए की खनिज संपदा को लूट लेते हैं। जैसे अमेरिका के पास हथियार है, चीन के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास कच्चा तेल और नेचुरल गैस है, ठीक उसी तरह भारत के पास खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है। लेकिन भारत
इस संपदा को कभी व्यवस्थित तरीके से संभाल नहीं पाया। हमारे देश में कभी कोयला घोटाला हुआ तो कभी रेत खनन के नाम पर रेत घोटाला तक हुआ। यानी भारत इस खनिज संपदा का फायदा नहीं उठा पाया, जबकि इस क्षेत्र में हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। भारत में माइनिंग इंडस्ट्री लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की है। वर्ष 2020 से 2021 में ये 2,94,644 करोड़ रुपए की थी। और भारत में अलग अलग तरह के 95 मिनरल्स का उत्पादन होता है। इसके अलावा भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कोयले का भी भंडार है। अलावा इसके लोहे के उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आता है और देश में बॉक्साइट, क्रोमाइट, लाइमस्टोन जैसे अनेकों खनिज पदार्थों के भी विशाल भंडार मौजूद हैं। और इस खनिज संपदा को हमारे देश में 1957 के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत रेगुलेट भी किया जाता है। और इसके तहत खनन के लिए केंद्र और राज्य सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग और दूसरे विभागों की अनुमति भी जरूरी होती है। और इसके बदले में सरकार को खनन के लिए निर्धारित रॉयल्टी फी भी देनी होती है। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग राज्यों में गैर कानूनी तरीके से रेत और दूसरे खनिज पदार्थों का खुलेआम खनन किया जाता है। और इसके पीछे पूरा नेक्सस काम करता है। एक तंत्र है जो लगातार इस पर एक्टिव रहता है। यह बात जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि आज अगर हमारा देश हर साल बाढ़ से संघर्ष करने के लिए मजबूर है तो उसका एक कारण यह अवैध खनन ही है। अवैध खनन माफिया नदियों और पहाड़ों को निशाना बनाते हैं और इस दौरान पर्यावरण की अनदेखी होती है और इससे नदियों को भी नुकसान पहुंचता है और बाढ़ जैसी विपदा विकराल रूप ले लेती है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बिना अवैध खनन करती है तो उससे 100% वसूली की जाएगी। यानी कि 10 करोड़ की रेत निकालती है तो उस कंपनी को 20 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में भरने होंगे। यहां बात सिर्फ अवैध खनन की ही नहीं है, बल्कि यहां बात कानून व्यवस्था की भी है। और अवैध खनन माफिया इतने ताकतवर होते हैं कि ये किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 और साल 2020 में भारत में रेत और मिट्टी के अवैध खनन के दौरान कुल 193 लोगों की मौत हुई थी और इनमें से 95 लोग मिट्टी के नीचे दबकर मर गए थे, जबकि 5 पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी गई थी। इसके अलावा 11 सरकारी अफसरों को भी इस दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। ये खनन माफिया की ताकत है। और ये समस्या कितनी गंभीर है इसे आप कर्नाटक के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सिर्फ कर्नाटक में अवैध खनन से सरकारी खजाने को करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यानी चाहे मेघालय की गारो पहाड़ियां हो, दिल्ली की यमुना रिवर बेल्ट हो, हरिद्वार की गंगा नदी हो, मध्य प्रदेश की नर्मदा और चंबल नदी हो, बिहार की कोसी नदी हो, आंध्र प्रदेश की गोदावरी और कृष्णा नदी हो या फिर तमिलनाडु की कावेरी नदी हो, भारत की हर नदी इस समय अवैध खनन की समस्या से जूझ रही है। एक बड़ी संकट के तौर पर इन नदियों के सामने ये चुनौती है। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को हर साल 70 करोड़ टन मिट्टी या रेत की जरूरत होती है और ये जरूरत आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अवैध खनन माफिया भारत का सीना खोदकर उसे हर दिन लूट रहे हैं और इस लूट पर पूरा देश चुप है और इसी बात पर हैरानी है। ताबरू सब डिवीजन के पचगांव में जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर ने कुचल दिया, ठीक इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर आप निशान देख सकते हैं। यहीं पर सुरेंद्र सिंह जो डंपर को रोकने की कोशिश की। दरअसल यहां पर जो माइनिंग माफिया है वहां डंपर पर पत्थरों को रखकर यहां से भागने की फिराक में था। डीएसपी सुरेंद्र को यहां पर जानकारी मिलती है और जानकारी के बाद वो अपने गनर के साथ यहां पर
पहुंच जाते हैं उसे रोकने के लिए, छापेमारी करने के लिए। लेकिन चूंकि अरावली का पहाड़ी, आप देखिए चारों तरफ आपको अरावली की पहाड़ी नजर आएगी, दूर से भी अगर कोई गाड़ी आपको नजर आएगी तो वहां पर पता चल जाएगा। जैसे ही सुरेंद्र सिंह डीएसपी की गाड़ी यहां पर पहुंची, खनन माफिया को यहां पर पता चला, उसने तुरंत जो डंपर है उसका डायरेक्शन ये यहां पर मोड़ दिया और इधर से ही डंपर को भगाने की कोशिश की। इसी दौरान यहां पर सुरेंद्र सिंह को कुचला गया और डंपर को खोल दिया गया ताकि जो पत्थर आप देख रहे हैं ये पत्थर है वो सड़क पर गिर जाए और उनकी टीम आगे ना पहुंच पाए। ये भी जानकारी मिली है कहीं ना कहीं, जो इंटरनल सोर्स बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि कहीं से कहीं मुखबिरी हुई है। मुखबिरी के चलते उन माफिया को सुरेंद्र कुमार के बारे में जानकारी मिल गई और इसीलिए उन्होंने सुरेंद्र कुमार को डंपर से कुचल दिया। जब अवैध रूप से माइनिंग को लेकर रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद भी माइनिंग हो रही है और डीएसपी पहुंचते हैं और डीएसपी को कुचल दिया जाता है। देखिए एक तस्वीर और भी दिखाना जरूरी है हमारे जी न्यूज के दर्शकों को कि ये अरावली की पहाड़ियां हम दिखाना चाहेंगे कि ये पहाड़ियां थी और किस तरीके से इस पहाड़ी को अवैध रूप से खनन किया गया, काटा गया और यहाँ से पत्थरों को यहाँ से निकाल कर बेचा जाता था। तो ये आप पूरी पहाड़ियों का सीक्वेंस देखें, पूरी पहाड़ी आपको कटी हुई नजर आएगी। इस पहाड़ी को काटा गया है, अवैध रूप से खनन किया गया है और इसी का एक बड़ा नेक्सस नेटवर्क जो काम कर रहा है। अब सरकार की चुनौती है कि इस नेटवर्क को, इस चुनौती का कैसे सामना करे, कैसे उन पर लगाम लगा सके। हम इस पड़ोस के गांव के हैं ये, और जो वारदात हुई है पड़ोस का गांव हमारा पचगांव पड़ता है। अच्छा, इसके कुछ आदमी है, पता नहीं, हम वैसे परिचित नहीं है, जानते भी नहीं है गांव के लोग। लेकिन अवैध माइनिंग लगातार यहाँ पे चल ही रहा है। हाँ, कुछ चंद आदमी करते रहते हैं इस काम को। अच्छा, कब से रुका नहीं है वहाँ पे? नहीं, ये तो रुका तो 2005 से पड़ा है। तो पुलिस उन्हें रोकती नहीं है? जो अवैध रूप से यहाँ पर माइनिंग होता है, पुलिस उन्हें रोकती नहीं है? नहीं, पुलिस रोकती है। पुलिस क्यों नहीं रोकती है? जब पुलिस रोकने आई थी, डीएसपी से खुद डीएसपी इतने बड़े अधिकारी आए, वो रोकने के लिए तो आए थे। जब ये वारदात हुई है, रोकते हैं, क्यों नहीं रोकते? मतलब कहीं ना कहीं खनन माफिया में पुलिस का डर नहीं है, रोकने के बावजूद भी लगातार ऐसा खनन चलता रहता है। अब सर डर होता तो पहले सब गांव में ये पत्थर पहाड़ से ही काम आते थे। लेकिन अब हर आदमी मान गया है, कोई पहाड़ों में नहीं काम करते। गाड़ी भी सब लोगों ने बेच दी। पहले एक गांव में 20-20, 30-30 गाड़ी हुआ करती थी, अब गाड़ी नहीं है, सब बेच दिए डंपर। अब बड़ी गाड़ी बना लिए लोग। अब कुछ लोग अभी भी यहाँ पर माइनिंग चल रही है, चंद आदमी हाँ जो ये काम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये ग्रामीण है, हालांकि ज्यादातर यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर अवैध रूप से माइनिंग चल रही थी। कब से हो रही है यहाँ पे अवैध माइनिंग? अवैध जो खनन कब से हो रहा है? अवैध माइनिंग जी कभी यहाँ रुका नहीं है, बीच बीच में होती रहती है। 2000 पहले से ये खाने कटी हुई हैं, कभी ऊपर से भर लेते हैं, कभी नीचे से भर लेते हैं। जैसे मौका लगता है ऐसे कर लेते हैं। रात में ब्लास्टिंग होती है। अच्छा, रात में ब्लास्टिंग की आवाज़ आप सुनती हैं? पुलिस का जेनुइन में ही सख्त पैरा है। पुलिस ने कभी इनको लूज पॉइंट नहीं दिया, फिर भी पुलिस निकल जाती है, फिर उसके बाद लोड करने लग जाते हैं। ये जो निकलती है यहाँ से गाड़ियाँ लोडिंग होके, ये पचगांव से जाती है या पचगांव से जाती है? पचगांव से आती है। और कुछ गाड़ियाँ चीला से भी निकल जाती हैं। अच्छा, तो पुलिस उन्हें कभी वहाँ पे रोकती नहीं है? रोकती है, पकड़ी जाती है गाड़ियाँ, फिर माइनिंग से छूटती हैं, चालान होता है। भाई पुलिस का तो, पूरा प्रशासन का तो डर ही है। गाड़ी तो जब पुलिस आती है तो सारी गाड़ियां पहाड़ में चढ़ जाती हैं, छुप जाती। लोगों में तो जी डर तो है ही। जब अवैध खनन खूब पाबंदी लगा दी, पंचायत भी कर रखी है, लोग मानते ही नहीं। पंचायत रूप में कई बार कहती भाई अवैध खनन छोड़ो, ये बेइज्जती वाला मामला है, शासन प्रशासन अलर्ट है, मान जाओ, नहीं मानते। उनकी कैटेगरी अलग ही है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो उस वक्त डीएसपी सुरेंद्र कुमार के साथ थे, उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और स्पॉट जिस जगह पर डंपर से सुरेंद्र सिंह को कुचला गया था वहां पर मुआयना कर रहे हैं। तमाम जो वीडियोस हैं वो मोबाइल के जरिए देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। विपक्ष भी इस सवाल को लेकर, खनन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब एक नजीर पेश करने की जरूरत है सरकार की ओर से कि कैसे खनन माफिया रोक लगने के बावजूद भी एक्टिव थे इस इलाके में। आप लोगों ने भी इस पूरे एरिया को देखा है, ये बहुत ही इनहॉस्पिटेबल टेरेन है यहाँ पर, और डीएसपी साहब को सूचना मिली थी कि इस तरीके से
यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकने के लिए तत्काल वो अपने दफ्तर से यहाँ के लिए चले थे और उनके स्टाफ से भी हम लोगों ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली है। तो उससे ऐसा लगता है कि उनको देखकर जो ये क्रिमिनल्स थे जो ये अवैध माइनिंग कर रहे थे उन्होंने वहाँ से भागने का प्रयास किया और जब उनको चेस किया और उनको ये लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो उन्होंने उन पे जो है गाड़ी चढ़ा के उनको जो है उनकी उसकी वजह से मृत्यु हुई। अब जो है इस संदर्भ में मर्डर का केस दर्ज है। जो अक्यूज्ड हैं उनके नाम आ गए हैं। उनमें से एक अक्यूज जो है वो आफ्टर अ ब्रीफ एनकाउंटर ही हैज़ रिसीव्ड गनशॉट इंजरीज एंड ही हैज़ बीन अरेस्टेड। We have vital clues about the other accused and we will arrest them very soon. कितने व्यक्ति सर कितने लोग शामिल थे? ऐसा है कि अभी तक 2 का तो बाई नेम आया है, बाकी 2-3 लोग और थे। क्या सर आसपास के सर नीचे और लेट मी कंप्लीट। अब ये उनसे फर्दर इंट्रोगेशन में ये पता चलेगा कि कितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ थे और इनके पीछे कितने लोगों का हाथ था। तो सारी बातें तफ्तीश में आएंगी। जो इसमें इन्वॉल्व है इस डास्टर्डली क्राइम में वो सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है। ये माइनिंग का इलाका नहीं है, ये फॉरेस्ट की जोन है। ये फॉरेस्ट जोन है, माइनिंग का कोई ऑक्शन नहीं है, फॉरेस्ट का इलाका नहीं है। मेरा ये कि मान लो जैसे फॉरेस्ट का इलाका एक तो होता है फॉरेस्ट में, एक तो माइनिंग का इलाका जोन होता है 100 हेक्टेयर जिला होता है जब माइनिंग होती है। ये क्या है कि ये जो माइनिंग खोद रहे थे ये जो जमीन है जो फॉरेस्ट का इलाका है, फॉरेस्ट इलाके में से माइनिंग चोरी कर रहे थे पत्थर को। बोला सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। बाकी ऐसे को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी ली एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता। तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर बोले इससे वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की। अगले वीक देखूँगा, क्या पता भगवान को क्या मंजूर। हमें तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब हमें पता लगा कैसे उनको चोट लगी है। ये नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा बड़ा हादसा हमारे साथ हो गया है। और जब हम मौके पे मैं पहुंचा यहाँ पे परिवार से सबसे पहले तो देखा कि उनको गाड़ी एम्बुलेंस लेके आई थी। मोर्चरी तक मैं गया तो देखा उनकी शव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जो भी ये हादसा हुआ है, हालांकि इसमें हमें पूरा डाउट है कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज ये ऑन ड्यूटी उन्होंने अपनी शहीदी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो देश के लिए, समाज, प्रदेश के लिए, पुलिस के लिए, लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। तो सरकार हमें बस न्याय दिलवाए, हमारी सिर्फ सरकार से इतनी इच्छा है। बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे वो, बहुत ही संघर्षशील और मेहनती। पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी अच्छी छवि थी और बहुत दुखद घटना हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट ने एश्योरेंस दिलाया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। क्या आप ये नहीं जानते खट्टर साहब कि माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? ये जो खान माफिया के लोग इनको हर कीमत पर इनको निष्प्रभ करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके पकड़ेंगे। जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहाँ से जहाँ भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है उसका डेस्टिनेशन वही अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे। कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं।